नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ। चार धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। शीतकाल के लिए 22 अक्टूबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। तो बड़ी खबर, 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे और अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:36 पर पूरे विधि विधान के साथ कपाट बंद किए जाएंगे। जहां गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को बंद होंगे, तो ठीक अगले दिन 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। हालांकि इस वर्ष हाल के दिनों में काफी ज्यादा चुनौतियां शासन प्रशासन के सामने रहीं, क्योंकि काफी मॉनसून में दिक्कतें पैदा हुई और इस वजह से काफी बार यात्रा स्थगित हुई, कई बार रोका गया यात्रा को। बहरहाल अब आपको बता दें कि जो तिथि है वो सामने आ गई है कपाट बंद करने को लेकर। पूरे विधि विधान के साथ जहां कपाट खुलते हैं, तो वहीं पूरे विधि विधान के साथ कपाट दोबारा से बंद भी किए जाते हैं। और शीतकाल के लिए कपाट कब होंगे बंद, तो वो आपको बता दें कि 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर सामने आई है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ गए हैं फोनलाइन पर देहरादून से। यशराज, बड़ी खबर सामने आई है चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई। 22 तारीख को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, 23 तारीख को यमुनोत्री धाम के कपाट होने जा रहे हैं बंद। फिलहाल किस तरह की यात्रा चल रही है, कैसी तैयारियां हैं अभी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि चार धाम की यात्रा के कपाट के बंद होने की तिथि घोषित हो गई है, जिसमें गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट के बंद होने की तिथि की देर रात घोषणा की गई। वहीं यदि बात की जाए तो शीतकाल के लिए 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं और 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। यदि बात करें तो अन्नकूट पर्वत पर अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:36 पर विधि विधान पूर्वक गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद किया जाएगा। यानी कि शीतकालीन में मुखवा गांव में मां गंगा के दर्शन होंगे। इस साल चार धाम की भी बात करें तो इस साल चार धाम की यात्रा समेत हेमकुंड की यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो गई थी। वहीं 30 अप्रैल से यमुनोत्री और गंगोत्री 2 मई को केदारनाथ, 4 मई को बद्रीनाथ और 25 मई को हेमकुंड साहिब की यात्रा की शुरुआत हुई थी। और इस साल यदि बात करें तो यात्रा में श्रद्धालुओं की काफी संख्या रही, लेकिन मानसून सीजन के दौरान कई बाधाएं देखने को मिली, क्योंकि इस बार आपदाओं का दौर उत्तराखंड में जारी रहा। इसी को देखते हुए कई बार जो है चार धाम की यात्रा को रोकनी पड़ी। वहीं यदि बात करें तो चार धाम यात्रा जो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ही है। ये यात्रा न सिर्फ इन चारों धामों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए मजबूत आर्थिक आधार है, बल्कि चार धाम यात्रा से भी उत्तराखंड और अन्य प्रदेश, खास करके दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोग की भी आर्थिकी मजबूत होती है। वहीं पर यह चार धाम यात्रा जो है वो हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हिंदुओं के लिए का पवित्र तीर्थ स्थल है। इस प्रकार से जो घोषणा की गई है कि 22 तारीख को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और 23 तारीख को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। तो इसको लेकर के अब जो गंगोत्री धाम के कपाट माँ गंगा का दर्शन जो है और यमुनोत्री में माँ यमुना के दर्शन जो होंगे वो शीतकालीन प्रवास से मार्ग की जाती है, यानी कि उनको नीचे उतार लिया जाता है और वहां पर उनको विराजित कर दिया जाता है। श्रद्धालु जो है वो अब शीतकालीन यात्रा पर जब माँ गंगा के दर्शन के लिए आएंगे तो मुखवा जाना पड़ेगा और मुखवा में ही अब विधि विधान पूर्वक माँ गंगा की पूजा की जाएगी। और उसी प्रकार से यदि बात करें तो यमुनोत्री धाम के भी कपाट भी बंद हो रहे हैं और अन्नकूट पर्वत पर जो है ये अभिजीत मुहूर्त में, यानी कि हम लोगों को जो यमुनोत्री के दर्शन करने पड़ेंगे वो अन्नकूट पर्वत पर वहां पर करना पड़ेगा।
और जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछली बार भी शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की थी, यानी कि चार धाम यात्रा सालों भर होती है, ग्रीष्मकालीन में भी होती है और शरद ऋतु में भी होती है चार धाम की यात्रा की शुरुआत। तो अब लोग जो चार धाम की यात्रा की शुरुआत के लिए लोकता और देवभूमि पर्वत पर जाकर के दर्शन करेंगे। वहां पर भी माता की इसी प्रकार की विधि विधान पूर्वक पूजा होती है। क्योंकि यदि बात करें कि जहाँ पर भी माता गंगा और माता यमुना है, वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, जिसके कारण से श्रद्धालुओं को पहुंचना वहां पर मुश्किल हो जाता है। इसलिए माँ गंगा को नीचे लाया जाता है और माँ गंगा को नीचे ला करके विधान पूर्वक उनकी पूजा की जाती है। नीचे लाने की प्रथा जो है एक काफी भव्य प्रथा है, काफी आकर्षक प्रथा है। क्योंकि नीचे लाने से पहले पूजा अर्चना की जाती है, ढोल नगाड़े शंख इत्यादि बजाए जाते हैं। विधि विधान पूर्वक से पूजा अर्चना करने के बाद ही माँ गंगा और माँ यमुना को नीचे लाया जाता है। हालांकि यदि बात करें तो अभी तक केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की सूचना भी मिली है, लेकिन जैसा कि एक साल होता है कि दशहरा के दिन ही पता चल पाता है कि कब किस तिथि को बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे। हालांकि इसके कपाट बंद होने की भी सूचना देने से पहले पंडित पुरोहित लोग बैठ करके बातचीत करते हैं, शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और शुभ मुहूर्त में ही बंद किया जाता है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के चार धाम की जो यात्रा है, जो उत्तराखंड की आकृति के साथ ही साथ पूरे विश्व के श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ से पूरे विश्व से लोग आते हैं। यदि बात करें तो विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर आकर के भक्तिमय वातावरण में खुद को बिल्कुल यशराज, तो तैयारियां पूरी हैं और श्रद्धालुओं का उत्साह भी बिल्कुल कम नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी। पेट दफा रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दफा हर रोग दफा एक ही जगह। बीते एक सप्ताह से आंदोलन कर रहे बेरोजगार युवाओं को आज बड़ी राहत मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद युवाओं के बीच पहुंचे और उनसे संवाद किया। साथ ही लंबे समय से चल रही मांगों को सुनने के बाद सीएम ने बड़ा ऐलान किया और UKSSC पेपर लीक मामले की जांच के आदेश CBI को दिए। इसे लेकर युवाओं का कहना है कि फैसला उनकी संघर्ष की जीत है। वहीं सरकार का कहना है कि इस कदम से सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले अगर 3-4 सालों की मैं बात करूं तो अभी तक 25,000 लगभग नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो एक प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि CBI से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी CBI से जांच की संस्कृति करेंगे। इसलिए अगर 3-4 देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने युवाओं की आवाज को सुनकर के, और क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है इसलिए युवाओं की आवाज सुनकर के धरना स्थल पर आए। और आज जो SIT की जांच जो पहले से ही जिसको शुरू की गई है उसके लिए भी कहा गया है कि ये आयोग से संबंधित मामला है। और जो 4 सूत्रीय मांग पत्र बेरोजगार संघ ने दिया है उसके तहत उन्होंने कार्रवाई की है। और मुख्यमंत्री जी ने जो आज जो पेपर लीक का मामला सामने आया है उसको CBI की जांच की संस्तुति कर दी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए और मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और युवाओं से भी ये अपील करना चाहूंगा कि आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करते हुए अपनी पढ़ाई को ध्यान दें।
आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेरोजगार युवाओं के बीच में पहुंचे, बेरोजगार संघ के बीच में पहुंचे, युवाओं से बातचीत की और करीब आधा घंटा तक जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बात की और सीबीआई जांच की संस्तुति आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कटवाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति इसमें कर दी है, अब सीबीआई जांच होगी, कितने संतुष्ट आप इस फैसले से हैं? एक बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज प्रदेश के युवाओं के लिए लिया गया है। देखिए, काफी अच्छा लगा कि राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और उन्होंने युवाओं को संबोधन किया। हमने पहले ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा था, खुद आज जो है, लेकिन इसमें युवाओं की सबसे बड़ी जीत है क्योंकि युवा उनको सड़क पर लाए। और हमारी इसमें बेसिकली सबसे पहली मांग जो ये थी कि प्रदेश के युवाओं की मांग थी, उनके अभिभावकों की मांग थी। हमें इतने फोन आ रहे थे कि भाई इस प्रदेश में सीबीआई कब आएगी, और आज उन्होंने इसकी संस्तुति जो है एक तरह से दे दी है। खुद बेरोजगार संघ के लेटर पर उन्होंने लिख के दे दिया है कि मैं इसकी संस्तुति देता हूँ, और आदेश भी उन्होंने जारी कर दिए। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो परीक्षा हुई है कि सितंबर की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, वो परीक्षा तत्काल निरस्त किया जाए। मुख्यमंत्री जी का इसमें ये कहना है कि ये परीक्षा अब उनके जो अंडर से वो निकल चुकी है, मतलब अब ये परीक्षा दो जगह है, दो जगह इसकी जांच चल रही है, एक एसआईटी पर चल रही है और एक जो रिटायर्ड न्यायाधीश है ध्यानी जी, वो इसकी जांच कर रहे हैं। अब इन दोनों में से एक कोई भी लिख देगा कि इस परीक्षा को जो है निरस्त किया जाता है, तो परीक्षा भी तत्काल निरस्त ही होनी है, क्योंकि इसमें जो नकल रोधी कानून क्लॉज है, उसमें क्लॉज में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर एक प्रश्न भी बाहर आता है तो ये परीक्षा निरस्त की जाएगी। हम अभी ध्यानी जी से भी मिलकर आ रहे हैं, जो एक तरह से जो जांच के अध्यक्ष जिनको बनाया गया है, तो हाँ, उनकी निगरानी में ये जांच हो रही है, तो वो सारी चीजें हमने वहां पर रखी हुई है। तीसरी जो डिमांड थी कि इस प्रदेश में जो युवा है, जो धरने पर जाते हैं, जो प्रदर्शनों पर जाते हैं, जो आंदोलनों पर जाते हैं, उन सभी के मुकदमे वापस लिए जाएं, और आज वही हुआ है। उन प्रदेश के तमाम युवाओं के मुकदमे जो है वापस लिए जाएंगे, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से कर दी है। अब आगे बेरोजगार संघ का क्या रुख रहेगा? क्या अब धरना जो है समाप्त हो जाएगा, या आगे और भी कुछ मांगे हैं जो आप सरकार से चाह रहे हैं कि और भी मांगे पूर्ण हो? देखिए, और एक मांग जो हमने रखी है वो ये है, स्नातक स्तरीय परीक्षा वो निरस्त होनी चाहिए किसी भी हाल में, तो उसको वो निरस्त करवा रहे हैं। और दूसरी मांग ये है कि जो सिपाही लेवल की भर्ती है, वो सिपाही लेवल की भर्ती को जो है तत्काल उसमें जो उम्र सीमा वो 18 से 28 की जाए। इस पर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि पहले इन मांगों को आप छात्रों को बता दीजिए, इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बाद आप ये जो नियमावली है सिपाही की, इसके बाद मेरे पास मिलने आइए और वो मांगे हम पूरी करवा देंगे, ऐसे जो है उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ये तो हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कटवाल, और साफ तौर पर इन्होंने कहा मुख्यमंत्री का फैसला काफी सराहनीय है और एक बड़ा फैसला उत्तराखंड के लिए है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए है। और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री खुद जो है चलकर युवाओं के बीच में पहुंचे, धरने और प्रदर्शन पर पहुंचे, और यहाँ पर उन्होंने युवाओं की मांगों को भी माना है। युवाओं के सभी जो मुकदमे हैं वो भी वापस लिए जाएंगे, इस तरीके की बात भी कही। और सीबीआई जांच की संस्तुति भी इस मामले में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कर दी गई है। तो एक बड़ा फैसला आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश वासियों के हित में लिया गया है, प्रदेश के युवाओं के हित में जो है वो लिया गया है। अब आगे इस मामले में किस तरीके से जांच होती है, आगे किस तरीके से इस पर कार्य होता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। भाई, आज जो है एक बड़ी उपलब्धि बेरोजगार संघ को मिली है, प्रदेश को भी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति जो है वो कर दी है। किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं? देखो, ऐतिहासिक फैसला, और पहले उत्तराखंड के इतिहास में बहुत कम ऐसे मौका आते हैं जब कोई प्रदेश का मुखिया जो है एकदम जो है धरना स्थल पहुंच जाए, युवाओं के बीच पहुंच जाए, बहुत बड़ा दिन मुख्यमंत्री ऐसा उन्होंने पूरा आश्वासन किया है, और साथ में उन्होंने हमारे सामने उसमें दस्तखत भी किए कि मैं इसको सीबीआई जांच करा रहा हूँ। जहाँ तक परीक्षा को निरस्त करने का प्रश्न है, उन्होंने स्पष्ट कहा है जो हम एसआईटी जो गठित की गई उसकी, जिनके नेतृत्व में ये एसआईटी अध्यक्षता में होनी है, जो है जस्टिस ध्यानी जी के, हम उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं और उनके सामने हमने तमाम तथ्य रखे जो पूर्ण उनके अनुसार जो है जो तथ्य जो है वो पूरे सटीक है परीक्षा को निरस्त करने का। लेकिन हमें जो उनकी थोड़ा 5, 7, 10 दिन में उनका जो जाँच रिपोर्ट आती है उसमें उनका इंतजार हमें करना पड़ेगा और निश्चित रूप से परीक्षा निरस्त होगी। यूके की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद राज्य में युवाओं का गुस्सा लगातार देखने को मिला। इस कड़ी में छात्र और युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए और सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी हमेशा युवाओं के साथ है और सरकार उनकी भर्तियों और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। मैंने पहले कहा, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार उत्तराखंड राज्य के जो हमारे नौजवान साथी हैं
जो मेहनतशील हैं, वो जो कहीं ना कहीं अपने भविष्य के निर्माण के लिए मेहनत कर रहे हैं और सरकारी भर्तियां जो नौकरियों के लिए हो रही हैं उसमें वो कहीं ना कहीं परीक्षार्थी के रूप में काम कर रहे हैं, उनके हितों के साथ हरदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा उनके साथ खड़ी है। लेकिन उत्तराखंड राज्य की एक अपनी एक महत्व है पूरे देश के अंदर। हमारे यहाँ का हर नागरिक, हर बच्चा राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत है। राष्ट्रवाद की भावनाएं उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन अगर किसी आंदोलन में भगवा को जलाने की बात करें, जो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग अगर वहां पर टुकड़े टुकड़े करने की बात करें, तो ये उत्तराखंड का छात्र नौजवान साथी कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो देश की सीमा पर देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे सकते हैं, वो इस तरह की बातें कभी नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर लोगों की समस्याओं को सुना। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा और सचिवालय जनता से मिलने और सरकारी कामकाज के निरंतर संचालन का स्थान है। देखिए, विधानसभा और सचिवालय ये हमारे जनता से मिलने के और रोजमर्रा का जो काम है उस काम को आगे बढ़ाने का, उसका समाधान करने का एक स्थान है। और इसलिए मैं बीच बीच में प्रयास करता हूँ कि सचिवालय के साथ साथ विधानसभा में भी आकर आप सब लोगों से मिलूँ, आम जनता से मिलूँ, सामान्य जनता से मिलूँ और सरकारी कामकाज भी यहाँ से करूँ। युवाओं के घर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ 125 दिनों तक राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 240 बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्ग के लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएगा। सीएम ने कहा कि शिविर में ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर की समस्याओं का समाधान होगा और जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लाभार्थियों को सेवाएं दी जाएं। उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने प्रदेश के 58 कॉलेजों में अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। जीत का दावा किया है, लेकिन एनएसयूआई ने इस घोषणा पर आपत्ति जताई। इस कड़ी में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि उनकी पार्टी ने 34 कॉलेजों में अध्यक्ष पद का जीता, लेकिन 18 कॉलेजों में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए। साथ ही उन्होंने एबीवीपी से आग्रह किया कि 58 कॉलेजों में जीतने वाले अपने सभी प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक करें, ताकि स्पष्ट हो सके कि उनका दावा सही है या फिर झूठ। देखिए, कल विद्यार्थी परिषद द्वारा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आंकड़े प्रेषित किए गए। उन्होंने कहा कि हमने 58 महाविद्यालयों में छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव जीते हैं। तो उसके बाद से हमने एक सूची तैयार करी है जिसमें हम दावा कर रहे हैं और हम सार्वजनिक कर रहे हैं कि हमने 34 महाविद्यालयों में छात्र संघ अध्यक्ष एनएसयूआई के जीत के आए हैं और 18 महाविद्यालयों में निर्दलीय छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष जीत के आए हैं। तो विद्यार्थी परिषद भी ऐसे ही अपनी 58 छात्र संघ अध्यक्षों की सूची जारी करे और वो ये पर्दाफाश हो जाएगा कि उन्होंने सिर्फ ये हवा में आंकड़े प्रेषित किए हैं और उसी के माध्यम से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी पूरे सोशल मीडिया और अपनी नेटवर्किंग साइट में दिखा रहे हैं कि 90% महाविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद का परचम लहराया है, जो कि सरासर निराधार है और झूठ है और एनएसयूआई का पुरजोर विरोध करती है। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने एनएचएआई और हंस फाउंडेशन के सहयोग से स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत टोल प्लाजा बहादुराबाद पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया और 100 ड्राइवरों की आंखों की जांच की गई। विशेष चिकित्सकों की ओर से परामर्श एवं उपचार संबंधी सुझाव भी दिए गए। हैदराबाद टोल प्लाजा पर हमारी मौजूदगी है, जहां हरिद्वार में परिवहन विभाग के द्वारा नेत्र जांच का कैंप लगाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है परिवहन कर अधिकारी वरुणा सैनी जी। मैडम, आज कैंप लगाया गया है, क्या इसका उद्देश्य था, क्या जाने? जी, आज हमारे द्वारा यहाँ पे परिवहन विभाग हरिद्वार द्वारा और एनएचआई के सौजन्य से हमारे द्वारा यहाँ पे नेत्र जांच शिविर लगाया गया है। ये जो है, इसमें हमने वाहन चालकों को, जो वाहन चालक हैं हमारे और जो अन्य सभी लोग हैं जो अपने नेत्र की जांच कराना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें हमारा हंस फाउंडेशन और एनएचआई द्वारा हमने सहयोग लिया था। अभी तक कितने जो है जांच हो चुकी है? अभी तक
जी, अभी तक हमारे द्वारा 100 के लगभग लोग हैं जिन्होंने जांच करा लिया। अभी भी ये प्रोग्राम गतिमान है और हमारे द्वारा जो वाहन चालक हैं उनको बुला के उनका नेत्र रोग की जांच की जा रही है। जिला प्रशासन का भी कोई सहयोग रहा है, सीएमओ विभाग का इस कार्यक्रम में? जी देखिए, हमने यहाँ पे हंस फाउंडेशन से हेल्प ली है, उनकी मदद से ही हम लोग यहाँ पे आज ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। यही हमने उनसे जो सहयोग की उम्मीद की थी वही हमें मिल गई है। ये थी हमारे साथ परिवहन विभाग की कर अधिकारी वरुणा सैनी अपने सहयोगी के साथ निहर सैनी, जनता टीवी हरिद्वार। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में इस बार मानसून के चलते कई चुनौतियां सामने आईं। इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। लगातार आ रही आपदाओं और सड़क टूटने जैसी परिस्थितियों के बावजूद शासन प्रशासन ने दिन रात काम कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि जहां सड़कें प्रभावित हुई थीं, वहां पुनर्निर्माण कार्य तेजी के साथ शुरू किया गया है। कुछ स्थानों पर कार्य पूरा भी हो चुका है। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा इस बार भी बनी हुई है। हम तो श्रद्धालुओं से कहेंगे कि मौसम फोरकास्ट को उसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाएं और निश्चित रूप में सड़कें हमने खोली हैं। गड्ढे सड़कें में पड़े हुए हैं क्योंकि धीरे धीरे उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। बरसात भी आपको पता है कितनी अतिवृष्टि हुई है, जिससे बहुत ज्यादा बादल फटे हैं, बहुत कुछ नुकसान हुआ है पहाड़ को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि नदी के बीच में जो मलबा आता है तो उसकी ड्रेजिंग करना और चैनलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये साइंटिफिक है, अगर उसको हम नहीं करेंगे तो नदी अगल बगल बहेगी और बगल के अंदर अगर सड़क है तो सड़क को वॉश आउट कर जाएगी। जो हमारी मसूरी से कनेक्टिविटी कटी रही, थानों से कनेक्टिविटी कटी रही, सहस्त्रधारा से हमारी कनेक्टिविटी कटी रही, उसका वही परिणाम है। तो हमको यहाँ पर साइंटिफिक जो है माइनिंग करनी होगी, चैनलाइजेशन करना होगा, ड्रेजिंग करनी होगी, तभी हमारे गांव सुरक्षित रहेंगे और तभी हमारी सड़कें भी सुरक्षित रहेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।